गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर्स का और उसके बीच के एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज उस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एंड इफ द टाइम रिमेन्स वी विल आल्सो सी द यूनिट वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, तो पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल्स, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी टॉपिक को लेकर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेट्स दैट एट व्हाट एंगल should the two force 2f and root 2f must act so that their resultant is रूट 10f। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने एंगल पे दो फोर्सेस एक्ट करें, कौन सा फोर्सेस, तो 2f एंड रूट 2f, ये दोनों फोर्सेस कितने एंगल पे एक्ट करें कि उनका रिजल्टेंट रूट 10f हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, the forces are A and forces are B and the resultant is given as R and the angle between these two forces is theta. In that case the resultant was given by R equal to root under A square plus B square plus 2AB cos theta. That was the resultant given. Okay, now from this question resultant is given as root 10f। ये रिजल्टेंट दिया हुआ है हमारा, हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको थीटा फाइंड करना है। हमको थीटा नहीं पता है लेकिन हमको ए का वैल्यू पता है कितना है, 2f है, तो इसको लिख सकते हैं 2f का होल स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना देगा, रूट 2f, तो रूट 2f का होल स्क्वायर प्लस 2 a b इंटू कॉस थीटा। ठीक है, रूट 10f को रूट 10f ही हम लोग लिखते हैं, तो हो गया रूट अंडर 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2 4 रूट 2 f cos थीटा। नाउ क्या करें आगे, तो आगे हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने तक किधर, तो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या जाएगा 10f स्क्वायर इक्वल टू 6f स्क्वायर प्लस 4 रूट 2f cos थीटा। तो 10f स्क्वायर माइनस 6f, ये इसको इधर लेके आते हैं, तो 10f स्क्वायर माइनस 6f स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4f स्क्वायर, दैट इज शुड बी इक्वल टू 4 रूट 2 f स्क्वायर cos थीटा। वन बाई रूट 2 इक्वल टू cos थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाई रूट 2, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। यस, वी नो दैट when the angle is 45 degree in terms of cosine, then the value is going to be 1 by root 2. Since we know the value is 1 by root 2, the theta must be equal to 45 degree. Okay, so this is how we can find the value of theta. ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस बेसिकली जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आज देखेंगे, ये बेसिकली फॉर्मूला पे डायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी हम लोग डीप क्वेश्चंस में जाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं जाएंगे,
बट फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर अ बिट, क्योंकि हमको टॉपिक्स क्लियर करने हैं पहले। तो पहले हम लोग को वेक्टर पढ़ लें, वेक्टर क्या होता है, फिर हम लोग जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे। और वेक्टर एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग मिस करने का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। डोंट मिस द वेक्टर्स। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says that we have two forces while acting on a particle, while acting on a particle in opposite direction, in opposite direction, have the resultant of 10 Newton, have the resultant of 10 Newton. If they act at an angle of at right angle to each other, at right angle to each other, the resultant is found to be 50 Newton. The resultant is found to be 50 Newton. Okay. Find the two forces. Find the two forces. Okay, we have to find the two forces also. Now, in the previous class, in the special cases, we have studied two cases. First case was when the forces are at an angle of 180 degree. जब दो forces हैं, एक force इधर है और एक force इधर है, ये A है ये B है, तो उसमें हमारा जो रिजल्टेंट होता था वो मिनिमम होता था और उसके वैल्यू क्या होता था, उसके वैल्यू होता था A माइनस B, ये हमने देखा था। और जब फोर्स के बीच के एंगल था 90 डिग्री, उस केस में R का वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू होता था रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने का है, ठीक है। तो फोर्सेस का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं इसका, लेट द फोर्सेस बी A एंड B, दोनों फोर्सेस क्या है, एक A है और एक B है। Now, when the two forces acts on a particle in opposite direction, have the resultant of 10 Newton. जब ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट कितना हो रहा है, तो इनका रिजल्टेंट हो रहा है 10 न्यूटन। सो आई कैन राइट दैट R इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू, in the first case, A minus B when the theta is 180 degree. जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है तो R इक्वल टू एम एस बी हो जाएगा। और रिजल्टेंट कितना दिया हुआ, रिजल्टेंट दिया हुआ हमारा कहाँ गया भाई, 10 न्यूटन, तो 10 इक्वल टू ए माइनस बी, ये हो गया हमारा इक्वेशन संख्या 1। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। इफ दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, so when they act at an angle of 90 degree, resultant is given as root under a square plus b square, ये भी उन्होंने देखा हुआ था। नहीं देखा हुआ तो वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे R कितना दिया हुआ है, यहाँ पे R दिया हुआ है 50 न्यूटन, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Okay, now let this to be equation number 2.
So equation 2 can be also written as, or better write this as 2500 is equal to a square plus b square, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. Now from equation 1 इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल जा रहा है, a equal to 10 plus b. And now put this value इन इक्वेशन 2. ये वाली इक्वेशन 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2500 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दैट शुड बी इक्वल टू 2500 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab that is equal to 20b plus b square. Okay, so that can be written as 2400 is equal to 2b square plus 20b. Okay, now further it can be solved as b square plus 10b minus 1200 that is equal to equation that is equal to 0. हो अभी क्या करना है अपने को, तो अभी अपने को 1200 लेके आना है. दैट कैन बी यूज्ड एज, इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक मेथड से बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. और बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास. लेट अस गो विद द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. If we can use the splitting the middle term concept, this can be factorized as b square plus 40b minus 30b minus 1200 is equal to 0. b कॉमन लिया अपन ने तो b plus 40 minus 30 कॉमन लिया अपन ने तो हो गया b plus 40 equal to 0. So I have either b equal to 30 or b equal to minus 40. Both can be the values. Now if I can take b equal to 30, in that case let's take two values. If b equal to 30 Newton, then what will happen? Then in that case a equal to can be written as, क्या था हमारा a minus b था, a-b था 10. हमने क्या लिया, तो a minus b का वैल्यू 30 लिया, that must equal to 10. a equal to क्या गया, 40 Newton. So we can say that there will be two forces. One is a equal to 40 Newton and other is b equal to 30 Newton. So we are having two forces, a equal to 40 and b equal to 30 Newton. Okay, that will be the answer. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें है नहीं. जान आएंगे धीरे धीरे क्वेश्चन में. जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, देन विल going to get some good questions, going to solve some good questions that will help us. Okay, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं. क्वेश्चन says that the resultant of two forces, has magnitude of 20 न्यूटन. दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन. One of the
one of the forces is of magnitude 20√3 Newton and makes an angle of 30 degree. With the resultant. Then what is the magnitude of other force? Magnitude of other force. Okay, so the question is given as the resultant of two forces has magnitude of 20 Newton. One of the forces of magnitude 20 Newton and other makes an angle of 30 with the resultant. Then what is the magnitude of the other force? ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, तो let A and B be the two forces. ठीक है, ओके. तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन. रिजल्टेंट कितना है, तो रिजल्टेंट हमारा है 20 न्यूटन को दिया हुआ, रिजल्टेंट 20 न्यूटन दिया हुआ है, दैट इज R इक्वल टू 20 न्यूटन एंड थीटा इज अननोन. एंगल को थीटा. नाउ from that condition I can write the resultant R equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. Okay, A square plus B square plus 2AB cos theta. Now let root in this. Okay, R is given as 20, A is given as A square को बोलते हैं 20√3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. B स्क्वायर की वैल्यू क्या है, B स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं पता है भाई, B स्क्वायर तो है नहीं, प्लस 2 A की वैल्यू हो गया 20√3 इंटू B इंटू cos थीटा. ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं. नाउ इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं. बीस का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर प्लस 40√3 बी cos थीटा. ठीक, ये हमको मिल गया. That can be written as इसको हम क्या कर सकते हैं, 400 इंटू 3 को ये लिख आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -800 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 40√3 बी cos थीटा. नाउ आगे क्या दिया हुआ है, वो सीट तो आगे दिया हुआ जो रिजल्टेंट है, the resultant makes an angle of 30 degree with the force makes an angle of 30 degree with the resultant. हम लोगों ने क्या देखा था पिछले क्लास में, तो जब हम लोगों ने एंगल निकाला था, ठीक है, अगर ये हमारा वेक्टर ए था और अगर ये हमारा वेक्टर बी था और ये एंगल थीटा था,
तो रिजल्टेंट जो ए के साथ जो एंगल बना था अल्फा, हाँ, तो हमारा सिचुएशन क्या था कि ये जो हम लोगों ने बनाया था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इसके बीच का एंगल था थीटा। दैट कैन बी एक्सटेंडेड, जैसे मैंने हम लोगों ने इसको डिराइव किया था। तो उस केस में अगर ये थीटा है तो ये होता था बी cos थीटा और ये होता था बी sin थीटा, हम लोगों ने निकाला हुआ था। Now from that case, can I say that in this triangle, let this triangle be ABCD. In this triangle ABCD, can I say that in triangle ACD, can I say that cos alpha equal to base upon hypotenuse AC upon AD? Base can be written as A plus B cos theta, A plus B cos theta, और AD can be written as 20 का रिजल्टेंट हमारा 20 दिया हुआ है। cos अल्फा एंगल कितना दिया है 30, रिजल्टेंट A के साथ 30 का एंगल बनाया है, ये दिया हुआ है। रिजल्टेंट मेकिंग एंगल विद 30 विद फोर्सेस। सो फ्रॉम दैट cos अल्फा cos 30 इक्वल टू √3/2, दैट इज इक्वल टू A plus B cos theta। A का वैल्यू दिया हुआ है 20√3 प्लस B cos theta, B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू नहीं पता है, cos theta का वैल्यू नहीं पता है, बाई 20। 10 में कैंसिल हो गया। सो दैट कैन बी रिटन एज 10√3 इक्वल टू 20√3 प्लस B cos theta, और आई कैन राइट B cos theta इक्वल टू -10√3, दैट कैन बी इक्वेशन 2। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। Putting this value in equation 1, if I can put this value in equation 1, so I will get -800 is equal to B square plus 40√3 into B cos theta equal to B cos theta क्या है तो -10√3। ओके, आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाएगा -800 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 40 into 10 इक्वल 400 into 3 that is equal to minus, remember that will be -1200, or I can write b square is equal to 1200 minus 800, और b square equal to 400, और b equal to 20 plus minus 20. So I will get a equal to 20√3 which has been given, and b equal to 20. That will be our answer. Okay. So this is how we can solve the type questions. There are many types of questions related to this topic, but we will see in the later chapters, later topics. But अभी हम लोग यहीं पे अपने को रोकते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। वो टॉपिक हमारा कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स फाइंड करना, कैसे हम लोग वेक्टर्स के कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज components of vectors। वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना, कैसे हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कैसे हम वेक्टर को कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इन मेनी केसेस happens what, let us this vector, that is vector a, and that vector is making an angle of theta degree with the x-axis, and this is the y-axis. Let's consider this distribution. तो कह सकते हैं कि ये वेक्टर मूव कर रहा है, वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो ये x एक्सिस से
थीटा डिग्री बना रहा है। तो ये जो वेक्टर है उसका वैल्यू एक्स एक्सिस में क्या है, ये वेक्टर है इसके वैल्यू वाई एक्सिस में क्या है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम किसी वेक्टर को फाइंड करते हैं कि उसका एक्स वैल्यू क्या है, वेक्टर का वाई वैल्यू क्या है, तो हम क्या कहते हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वेक्टर को रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और उसका वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना हम बात करते हैं। जैसे अगर ये एक वेक्टर है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट यानी ये जो वैल्यू हो गई ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गई, ये वैल्यू, ये वेक्टर को हम ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे, जी तो ये जो वैल्यू हो गया इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, और इसको हम वाई एक्सिस पे ड्रॉप कर दिए तो ये जो वैल्यू हो गया हमारा ये वाई कंपोनेंट हो गया इसका वेक्टर का। ठीक है, तो ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वेक्टर का वाई कंपोनेंट हो गया। तो ये वेक्टर ए है, इसका वैल्यू एक्स में क्या है, इसका वैल्यू वाई में क्या है, यही फाइंड करने को हम क्या बोलते हैं, तो वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना हम लोग कहते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स नेम दिस वेक्टर एज ओ ए बी सी। नाउ let's say in triangle OAB cos theta is equal to base is equal to OA upon hypotenuse is equal to OB। cos theta OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू को फाइंड करना है, यही तो हमारा x कंपोनेंट है, वेक्टर का x कंपोनेंट। OB की वैल्यू क्या है, तो OB की वैल्यू है a, so I can say that OA equal to a cos theta, and that O is what? O is simply the x component of vector A, which is can be written as a cos theta। So जब भी कभी भी हम वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं तो हम जनरली उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट की बात करते हैं, और वो कैसे निकाल सकते हो, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो किसी वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होता है, तो a cos theta होगा अगर थीटा x एक्सिस के साथ का एंगल रहा तो। रिमेंबर, the x component of any vector can be called a cos theta if theta is angle with the x axis of the given vector। Okay, now let's go to the y axis। y axis पे हम चलते हैं। for the y axis again in triangle OBC, what is the value of sin theta? So if this is theta, this can also be theta। From that I can say sin theta, तो ये sin theta एक परपेंडिकुलर हो गया यानी OC हो गया अपॉन OB। हमको OC फाइंड करना है, OC को तो क्या है, तो OC को तो जाएगा OB sin theta। OB की वैल्यू क्या है, तो OB की वैल्यू हमारा है A sin theta। Now what is OC, तो OC is simply the x component of vector A, y component of vector A, that is AY। So remember, what is basically the components of vectors? The components of vectors is generally we are resolving the vectors in given axes, that is x axis, y axis or z axis। Now if this can be written as equation 1 or equation 2, let's squaring and adding। वन और टू को स्क्वायर करके ऐड कर देते भाई, तो कैन आई राइट दिस एज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और a इक्वल टू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपली हम लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर था, एक वेक्टर को हम लोगों ने x और y में डिवाइड कर दिया। तो अब जब x और y में ये दो वेक्टर्स को, यही वेक्टर को हमने x और y में डिवाइड किया है, तो अगर हम इन दोनों वेक्टर को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों वेक्टर के ऐड करने पर रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट हमारा ये वेक्टर आना चाहिए। यही तो हमारा आ रहा है कि अगर हम वेक्टर a निकाल रहे हैं तो कैसे निकल रहा है, तो x फैक्टर का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। पिछले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, पिछले केस की अगर हम बात करते हैं इन द प्रीवियस केस, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर थे a
एंड बी और उनके बीच का एंगल था 90 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही तो मना रहा है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा वेक्टर ए है, तो हम लोग क्या किया था, हम लोग उसका रिजल्टेंट ए वेक्टर कैसे निकालते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो दो वेक्टर ले लेते हैं, दो वेक्टर्स का हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं कि गिवन वेक्टर। अभी क्या कर रहे थे कि गिवन वेक्टर ले रहे हैं, उस गिवन वेक्टर को हम एक्स और वाई में डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब बेसिकली हम लोग किसी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए तो हम लोग एक और चीज पे ध्यान देते हैं। This should be vector A. This should be vector A. Now I want to find the x component of this vector. ये vector A है, इसका x component find करना है। तो क्या देख पा रहे हैं, तो A x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो अगर हम इसका x component लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? A cos थीटा, that is equal to A cos 90 डिग्री। A cos 90 डिग्री मतलब 0। तो जब हम बात कर रहे हैं कोई वेक्टर जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और उसका हम x कंपोनेंट फाइंड करें, तो x कंपोनेंट क्या होगा? 0। कहने का मतलब अगर कोई व्हीकल ऊपर जा रहा है तो राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि उसका x कंपोनेंट है ही नहीं, वो बस y एक्सिस में चल रहा है। तो y एक्सिस में चला तो उसका x कंपोनेंट क्या हो गया? x कंपोनेंट उसका 0 हो गया। बट अगर इसके y कंपोनेंट की बात करें तो ay कैसे निकाल सकते हैं? ay निकालता था हमारा a sin थीटा, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितना था? साइन 90 मतलब 1। ए वाई कितना हो गया? ए वाई हो गया ए। अगेन वी कैन सी दैट x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट a, दोनों मिलाकर हमारा नेट वैल्यू क्या हो जाएगा? नेट वैल्यू हमारा a हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस में, चाहे वो x एक्सिस हो, y एक्सिस हो या z एक्सिस हो, और उसका रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेज दैट अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, a force of 15 newton acts on a box, acts on a box as shown in figure. What are the horizontal and vertical component of the force? क्या गिवन है? एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन दिया हुआ है, ओके, and that force is making an angle of 60 degree with the horizontal. We have to find the fx and fy of this horizontal and vertical component. Now एक चीज ध्यान देंगे, ये एंगल अगर 45 डिग्री 45 डिग्री तो दोनों x कंपोनेंट y कंपोनेंट बराबर रहता है, लेकिन जैसे ही एंगल 45 से प्लस हो गया, यानी y कंपोनेंट ज्यादा होगा, x कंपोनेंट कम होगा। अगर 45 डिग्री से कम एंगल रहता तो x कंपोनेंट ज्यादा होगा, y कंपोनेंट कम होगा। जिधर साइड एंगल ज्यादा होगा वो कंपोनेंट ज्यादा होने वाला है। तो कैन आई से दैट fx शुड बी इक्वल टू f cos 60 डिग्री। ये f है, इसका x कंपोनेंट क्या आएगा? तो f cos 60 डिग्री, f का वैल्यू कितना है? 15, cos 60 का वैल्यू क्या था? तो 1/2, तो ये कितना हो गया? 7.5 न्यूटन। ये क्या हो गया हमारा? x कंपोनेंट हो गया। Okay, now what should be the fy component? So fy component can be written as f sin 60 degree. So f sin 60 degree कैसे निकलेंगे? तो f का वैल्यू कितना है? f का वैल्यू हमारा है 15,
sin 60 equal to root 3 by 2. It's equal to 7.5 root 3. Now this is how we can divide the vector in the given component. Now we can see that the y component is greater than the x component because this angle makes a greater angle with the x axis. That means it is making an angle of 30 degree with the y axis. जिधर साइड एंगल कम होगा उधर साइड का कंपोनेंट ज़्यादा होने वाला है. और अगर अब हम ये दोनों कंपोनेंट का हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं तो ये दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट हमारा कितना आएगा, तो अगेन हमारा 50 न्यूटन आ जाएगा. डेट इज श्योर, उसमें कोई चीज़ों को सोचने का नहीं है. हाँ, ये कैसे हम लोग कंपोनेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही हमारा हेल्पफुल चीज़ है जो हमको मिला है, जो हम लोग कंपोनेंट को डिवाइड कर पाएंगे. आगे चलकर हम लोग देखेंगे जब यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे तो कैसे हम लोग इसका यूज कर पाते हैं, कैसे हम लोग कंपोनेंट्स को डिवाइड कर पाए डिफरेंट पार्ट. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. कल हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से करेंगे. तब तक के लिए आप सभी को वेरी ग्रेट डे अहेड. ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट डे. ठीक है.